हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज फाइनली इस वीक का डायनामाइट शो हो चुका है खत्म और आज इस वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं और हम जानेंगे कि इस वीक के डायनामाइट शो पर क्या क्या हुआ और जो काफी दिनों से हुक वर्सेस समोआ जो मैच बिल्ड हो रहा था तो उस मैच का रिजल्ट क्या रहा। तो ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और गाइज ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और करते इस वीक हुए डायनामाइट शो का रिव्यू और जानते हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो पर क्या हुआ। तो गाइज इस वीक के डायनामाइट शो की शुरुआत सरप्राइजिंगली समोआ जो और हुक के बैकस्टेज सेगमेंट से हुई, जहां पर हमने देखा कि दोनों ही रेसलर्स इस वीक की शो पर आ रहे थे, जिससे ये बात तो कंफर्म थी कि इस वीक की शो पर मेन चीज इन दोनों का मैच ही होने वाला है। लेकिन इसके बाद शो की ऑफिशियल शुरुआत हुई और हमें शो की शुरुआत में ही क्रिश्चियन केज हमें अपनी TNT चैंपियनशिप चैलेंजर डस्टिन रोड्स के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइज जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे ही क्रिश्चियन केज ने इस मैच के अंदर डस्टिन रोड्स पर अपने हील टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जहां पर क्रिश्चियन ने इस मैच के अंदर कुछ देर तक डोमिनेट किया। पर डस्टिन ने भी इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर अपने ऐसे मूव्स लगाए हैं जो देखकर लग ही नहीं रहा था कि डस्टिन रोड्स की एज करीब 50 के आसपास है, क्योंकि इस मैच के अंदर उनकी परफॉर्मेंस काफी जबरदस्त रही है। और किसी पॉइंट पर मुझे लग रहा था कि प्रोबेबली क्रिश्चियन को इस मैच के अंदर अपना कमबैक करने के लिए अपनी हील टीम का सहारा लेना पड़ सकता है। पर गाइस ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ और क्रिश्चियन केज ने अपने दम पर मैच हासिल किया है, जो उनके लिए काफी बढ़िया प्लस पॉइंट था। लेकिन जब डस्टिन रोड्स काफी देर तक इस मैच के अंदर नीचे नहीं रह रहे थे तो ये देखकर एक टाइम के लिए क्रिश्चियन इस मैच के अंदर डस्टिन रोड्स पर TNT चैंपियनशिप से अटैक करना चाहते थे, पर रेफरी ने क्रिश्चियन केज को रोक लिया। और इसी बीच निक वेन ने डस्टिन रोड्स को डिस्ट्रैक्ट करना चाहा, जहां पर डस्टिन रोड्स ने निक वेन और लुचासोर्स को साइड में लगा दिया। पर जैसे वो रिंग के अंदर आए वैसे ही क्रिश्चियन केज ने डस्टिन रोड्स पर एक स्पीयर लगा दी और उन पर अपना फिनिशर किल स्विच लगा दिया और उन्हें पिन कर दिया। पर फिर भी डस्टिन रोड्स ने यहाँ पर किक आउट कर दिया, जो देखकर पूरा का पूरा क्राउड काफी सरप्राइज था। पर यहीं पर क्रिश्चियन केज ने फिर एक बार डस्टिन रोड्स पर अपना फिनिशर यानी किल स्विच लगा दिया और उन्हें पिन कर क्रिश्चियन केज ने इस बार ये मैच जीत लिया है और उन्होंने अपनी चैंपियनशिप सक्सेसफुली रिटेन कर ली है। तो अब देखने के लिए मजा आएगा कि आगे चलते हुए क्रिश्चियन केज के साथ क्या होता है। पर इसके बाद हमने शो पर देखा कि रेने पैकेट बैकस्टेज में स्वर्व स्ट्रिकलैंड का इंटरव्यू ले रही थी और यहाँ पर बात करते हुए रेने पैकेट ने स्वर्व से पूछा कि इस वीक की शो पर क्या कर रहे हैं। और यहीं पर जवाब देते हुए स्वर्व ने कहा कि स्वर्व ने पहले ही कहा है कि वो AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के पीछे आने वाले हैं और इस वीक स्वर्व की नजरें सिर्फ वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच पर रहने वाली है। और अगर उस मैच के अंदर कोई आता है तो उसे अपना बैड लक समझे, क्योंकि स्वर्व की नजर उस पर पड़ी जाएगी। जो बातें यहाँ पर स्वर्व ने कही, पर इसके बाद में दिखाया गया कि किस तरीके से हमें लास्ट वीक एक काफी जबरदस्त स्ट्रीट फाइट मैच देखने को मिला था, जिसके बाद रेने पैकेट यहाँ पर क्रिस जेरिको का इंटरव्यू ले रही थी और रेने पैकेट ने क्रिस जेरिको से पूछा कि उनके साथ क्या चल रहा है। और बात करते हुए जेरिको ने कहा कि लास्ट वीक वो अपनी टैग टीम चैंपियनशिप्स नहीं हारे थे, बल्कि उनसे उनकी टैग टीम चैंपियनशिप का मौका छीन लिया गया था और वो डॉन कैलस फैमिली की वजह से। और इस चीज से क्रिस जेरिको काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे थे। कितने में यहाँ पर मैट सैडल आ गए और सैडल ने जेरिको से कहा कि जेरिको को गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, वो क्यों ना अपनी भड़ास निकालने के लिए एक मैच रसल करे और मैट सैडल को भी एक मैच चाहिए। जो प्रपोजल मैट सैडल ने जेरिको के सामने रखा और जेरिको ने भी चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है और वो यहाँ चले गए। तो देखने के लिए मजा आएगा कि जब जेरिको और मैट सैडल एक मैच के अंदर एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो ये मैच कितना जबरदस्त होता है। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर ऑरेंज कैसिडी और ट्रेंट एक टैग टीम मैच के अंदर कमांडर और पेंटा को फेस करते हुए दिखाई दिए। और गाइस फिर एक बार ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो का एक काफी जबरदस्त मैच रहा है, जहां पर हमें इस मैच के अंदर AEW के दो जबरदस्त सुपरस्टार्स के बीच में काफी बढ़िया एक्शन देखने को मिला है। और इस मैच के अंदर टेक्निकल रेसलिंग के साथ साथ काफी जबरदस्त हाई फ्लाइंग मूव्स भी हो रहे थे, जिस वजह से ये मैच देखने के लिए काफी मजा आ रहा था। और इस मैच के अंदर ऑरेंज कैसिडी की सिलीनेस तो बनी ही थी, पर यहाँ पर हम कुछ कह नहीं सकते थे कि मैच कौन जीतेगा। लेकिन इसी मैच के क्लोजिंग मोमेंट्स पर ऑरेंज कैसिडी ने कमांडर पर अपना फिनिशर ऑरेंज पंच लगा दिया और पेंटा को रिंग के बाहर कर दिया और रिंग के अंदर ट्रेंट ने कमांडर पर अपना फिनिशर लगाकर उन्हें पिन कर ये मैच जीत लिया है, जो बात आपको सरप्राइज करेगी। लेकिन गाइस ये ट्रेंट और ऑरेंज कैसिडी के लिए पहली टैग टीम विक्ट्री थी और वो यहाँ पर अपनी जीत सेलिब्रेट कर ही रहे थे। कितने में यहाँ पर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग और द किंगडम आ गया और ऑरेंज कैसिडी से बात करते हुए रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग ने कहा कि अब तक अगर ऑरेंज कैसिडी को नहीं पता चल रहा तो यहाँ पर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग ऑरेंज कैसिडी को डायरेक्टली फेस टू फेस बताने के लिए आए हैं कि रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग ऑरेंज कैसिडी के इंटरनेशनल चैंपियनशिप के लिए आने वाले हैं। जो बातें रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग ने कही और ऑरेंज कैसिडी चाहते थे कि क्यों ना ये मैच अभी के अभी हो जाए, जिस पर लग रहा था कि रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग इस मैच के लिए तैयार हो रहे हैं। लेकिन रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग ने कहा कि सही टाइम आने पर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग ऑरेंज कैसिडी को फेस करेंगे, पर तब तक ऑरेंज कैसिडी रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग की चैंपियनशिप अपने पास संभाल कर रख सकते हैं। जो बातें कहकर
रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग यहाँ चले गए तो देखना पड़ेगा कि जब इनके बीच में आखिरकार एक मैच होता है तो मैच इतना जबरदस्त होता है। पर इसके बाद में शो पर रेने पिकेट बैकस्टेज में हैंगमैन पेज का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दी, जो कि पहले से शेड्यूल किया गया था, क्योंकि हम आजकल देख रहे हैं कि हैंगमैन पेज जाते जाते रेने पिकेट से बातें कर रहे हैं। लेकिन यहीं पर बात करते हुए जब रेने पिकेट ने हैंगमैन पेज से पूछा कि इस वीक की शो पर क्या कर रहे हैं, तो यहीं पर बात करते हुए हैंगमैन पेज ने कहा कि सबको पता है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप से उतना प्यार किसी ने नहीं किया जितना कि हैंगमैन पेज करते हैं, और यहीं पर हैंगमैन पेज वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए आना चाहते हैं। और इस वीक की शो पर अगर समोआ जो चैंपियन रहे तो पेज उनके पीछे जाएंगे, पर अगर फॉर्चुनेटली हुक चैंपियनशिप जीते तो अनफॉर्चुनेटली हैंगमैन पेज हुक के पीछे जाएंगे। जो बातें कहकर हैंगमैन पेज ने यहाँ पर अपनी डायरेक्शन क्लियर कर दी थी। लेकिन इसके बाद हमने डायनामाइट शो पर देखा कि हमें मार्क ब्रिस्को आते हुए दिखाई दिए, और यहाँ पर मार्क ब्रिस्को इसलिए आए थे क्योंकि गाइस पिछले साल इसी दिन मार्क ब्रिस्को के भाई यानी कि जे ब्रिस्को की कार एक्सीडेंट के अंदर डेथ हो चुकी थी, और इस बात को अब करीब करीब 1 साल हो चुका है। और इसीलिए यहाँ पर आकर बात करते हुए मार्क ब्रिस्को ने कहा कि लास्ट ईयर आज ही के दिन जे ब्रिस्को की कार एक्सीडेंट के अंदर डेथ हो चुकी थी, जो कि अपने आप में काफी बुरी बात है। पर इससे भी अनफॉर्चुनेट बात ये थी कि डॉक्टर्स ने कहा था कि प्रोबेबली आज के बाद जे ब्रिस्को की बेटी कभी भी अपने पैरों पर चल नहीं पाएगी, क्योंकि वो भी कार एक्सीडेंट के अंदर इन्वॉल्व थी। पर मार्क ब्रिस्को यहाँ पर बताना चाहते हैं कि डॉक्टर्स गलत थे। जो बातें मार्क ब्रिस्को ने कही, और मार्क ब्रिस्को के ऐसे कहते ही हमने देखा कि यहाँ पर जे ब्रिस्को की बेटी अपने पैरों पर चलकर आई थी। और गाइस ये काफी बड़ी बात है कि उन्होंने काफी ब्रूटल एक्सीडेंट सर्वाइव किया और उसके बाद वो अपने पैरों पर भी खड़ी हो चुकी है। और इसीलिए यहाँ पर मार्क ब्रिस्को ने अपनी न्यूज को अप्रिशिएट किया, और पूरे के पूरे क्राउड ने भी यहाँ पर जे ब्रिस्को की बेटी के लिए सपोर्ट दिखाया। और हमने यहाँ पर ये भी देखा कि जे ब्रिस्को की बेटी ने यहाँ पर AEW कंपनी का टी शर्ट पहना था, तो देखना पड़ेगा कि क्या आगे चलकर जे ब्रिस्को की बेटी भी रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर आती है या नहीं। लेकिन गाइस सच में इस वीक के शो पर ये काफी इमोशनल टच था। लेकिन इसके बाद में शो पर जे ब्रिस्को के लिए भी एक हाइप वीडियो देखने को मिला, जिसके बाद हमने देखा कि रेने पिकेट बैकस्टेज में यंग बक्स का इंटरव्यू ले रही थी। और यहाँ पर काफी सारे लोगों को जानना था कि यंग बक्स क्या कहते हैं, क्या वो स्टिंग को चैलेंज करने वाले हैं या नहीं। पर जब इस इंटरव्यू की शुरुआत में रेने पिकेट ने यंग बक्स को निक और मैट जैक्सन कहा, तो यहाँ पर बात करते हुए यंग बक्स ने कहा कि वो यंग बक्स को और ज्यादा रिस्पेक्ट से बुलाए, क्योंकि वो AEW कंपनी के CEOs है। और रेने पिकेट उन्हें निकोलस जैक्सन और मैथ्यू जैक्सन कहकर बुलाए, क्योंकि वो उनके ओरिजिनल नेम है। जिस चीज से हम समझ पा रहे थे कि यहाँ पर शायद यंग बक्स का कैरेक्टर काफी कॉपरेट हो चुका है। पर यहीं पर जब बात करते हुए रेने पिकेट ने यंग बक्स को स्टिंग के बारे में सवाल पूछे, तो यहीं पर बात करते हुए यंग बक्स ने कहा कि यंग बक्स को पता है कि ये कंपनी कैसे रन करनी है। और काफी सारे लोगों को लगता है कि यंग बक्स AEW कंपनी के अंदर काफी मनमानी करते हैं, लेकिन यंग बक्स सबको बताना चाहते हैं कि ये कंपनी उनकी बेटी जैसी है, और इस कंपनी को बचाने के लिए वो हर एक चीज करने वाले हैं जो कि पॉसिबल है। और कंपनी की शुरुआत में यंग बक्स ने कहा था कि ये कंपनी नए स्टार्स के लिए है, ना कि स्टिंग जैसे ओल्ड टाइमर्स के लिए। और ऐसा नहीं है कि बक्स स्टिंग को रिस्पेक्ट नहीं करते, बक्स स्टिंग को रिस्पेक्ट करते हैं, पर ये कंपनी बूढ़ों के लिए नहीं है। और इसका यंग बक्स काफी जल्दी कुछ करने वाले हैं। जो बातें कहकर यंग बक्स यहाँ चले गए, तो देखना पड़ेगा कि आगे चलते हुए यंग बक्स के साथ क्या क्या होता है, क्योंकि सच में यहाँ पर कॉर्पोरेट यंग बक्स का कैरेक्टर काफी जबरदस्त दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके बाद हमने शो पर देखा कि हमें मुगल एम्बेसी हमें अपने रिंग ऑफ ऑनर 6 मैन टैग टीम चैंपियनशिप्स चैलेंजर्स बुलेट क्लब गोल्ड खिलाफ डिफेंड करता हुआ दिखाई दिया। और फिर एक बार डायनामाइट शो पर ये मल्टीपर्सन मैच एक काफी जबरदस्त मैच रहा है, जहाँ पर हमें एक के बाद एक इस मैच के अंदर काफी बढ़िया एक्शन मूव्स देखने को मिल रहे थे। और इस मैच के अंदर ऐसे ऐसे सीक्वेंसेस हो रहे थे जो कि हमने इससे पहले इन टीम्स को अभी करते हुए नहीं देखा। और यहीं पर रिंग साइड पर प्रिंस नाना का डांस देखकर बुलेट क्लब गोल्ड इस मैच के अंदर काफी डिस्ट्रैक्ट हो रहा था, जिस वजह से मुगल एम्बेसी ने इस मैच के अंदर काफी डोमिनेट किया। लेकिन एक टाइम के लिए जब बुलेट क्लब गोल्ड भी इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर पाया, तो ये देखकर प्रिंस नाना रिंग के अंदर आकर यहाँ पर जे वाइट को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए गए और पीछे से उन पर अटैक करने के लिए गए। पर यहाँ पर द अक्लेम ने आकर प्रिंस नाना के हाथ से चैंपियनशिप ले ली। और जो यहाँ पर मुगल एम्बेसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाना चाहती थी, तो वहीं पर जे वाइट ने मुगल एम्बेसी पर अपना फिनिशर लगा दिया और उन्हें पिन कर जे वाइट ने अपने टीम के लिए मैच जीत लिया है। और वो बन चुके हैं रिंग ऑफ ऑनर के 6 मैन टैग टीम चैंपियंस, जो देखा जाए तो बुलेट क्लब गोल्ड के लिए एक काफी बड़ी विक्ट्री है। पर हम देख पा रहे थे कि अक्लेम भी रैंप पर खड़ी होकर यहाँ पर बुलेट क्लब गोल्ड को देख रही थी, तो मुझे लग रहा है कि अब शायद यहाँ पर अक्लेम की मदद को देखकर प्रोबेबली बुलेट क्लब गोल्ड अक्लेम के साथ एक साथ आने के बारे में सोच सकती है। तो देखना पड़ेगा कि ये स्टोरी भी आगे किस तरीके से कंटिन्यू होती है। लेकिन इसके बाद में शो पर एडम कोल और वार्डलो का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहाँ पर बात करते हुए फिर एक बार एडम कोल ने कहा कि अब तक वार्डलो ने AEW कंपनी अंदर कुछ नहीं किया, पर AEW फैंस का अब भी असली वार्डलो को देखना बाकी है। तो देखना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या है। पर मुझे लग रहा है कि वार्डलो काफी इंतजार करवाया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले खुद वार्डलो कह रहे थे कि वो काफी जल्दी वापस आएंगे, पर अब यही सेम चीज एडम कोल कह रहे हैं। लेकिन इसके बाद में शो पर टोनी स्टॉर्म कॉमेडी टेबल ज्वाइन करती हुई दिखाई दी। और यहाँ पर एक और काफी फनी चीज हुई कि टोनी स्टॉर्म यहाँ पर इयान डिकाबानी को टोनी शिवानी समझकर बातें कर रही थी, जो कि एक काफी फनी चीज थी। पर आगे शो पर डियाना पुराजो एक 1-on-1 मैच के अंदर एना जे को फेस कर रही थी। और गाइज मुझे यहाँ पर देखकर काफी अच्छा लग रहा है कि आजकल एना जे AEW की विमेंस डिवीजन के अंदर काफी फ्रीक्वेंटली मैचेस दे रही है, मानो कि AEW साल 2024 के अंदर एना जे को पुश देना चाह रही हो। लेकिन फिर एक बार यहाँ पर एना जे और डियाना पुराजो का ये मैच एक काफी बढ़िया मैच रहा है, जहाँ पर दोनों की इस मैच के अंदर
परफॉर्मेंस काफी बढ़िया थी और डियाना पुराजो के सामने भी एना जे थोड़ी फार शाइन कर पाई है, लेकिन आखिरकार डियाना पुराजो ने इस मैच के अंदर एना जे पर काफी तगड़ा अटैक कर उन पर अपना सबमिशन लगा दिया, जो कि वो सहन नहीं कर पाए और सबमिशन के सहारे यहाँ पर डियाना पुराजो ने ये मैच जीत लिया। पर मैच के बाद डियाना पुराजो ने एना जे को रिस्पेक्ट दिखाई, तो मुझे लग रहा है कि एना जे के दिन सच में बदलने वाले हैं। लेकिन डियाना पुराजो के मैच जीतते ही रेने पेकेट रिंग के अंदर गई और रेने पेकेट ने डियाना पुराजो से पूछा कि वो काफी दिनों से टोनी स्टॉर्म से बात करना चाहती थी, तो टोनी स्टॉर्म सामने ही है तो उनसे क्या कहना चाहती है। और यहीं पर बात करते हुए डियाना पुराजो ने कहा कि डियाना पुराजो और टोनी स्टॉर्म ये पास्ट में काफी बढ़िया फ्रेंड्स रहे थे, एक तरीके से सिस्टर्स रहे थे, पर अब टोनी स्टॉर्म वैसी नहीं रही और उन्हें लगता है कि वो काफी बढ़िया हो चुकी है। लेकिन डियाना पुराजो ने बताना चाहती है कि डियाना पुराजो अब चेंज हो चुकी है और अब डियाना पुराजो टोनी स्टॉर्म को हराने की हिम्मत रखती है। जो बात यहाँ पर डियाना पुराजो ने कही और डियाना पुराजो के इसे कहते ही टोनी स्टॉर्म माइक लेकर लूथर के कंधे पर चढ़कर बैठ गए और यहाँ पर से बात करते हुए टोनी स्टॉर्म ने कहा कि डियाना पुराजो अपने मुंह से टोनी स्टॉर्म का नाम ना निकाले, क्योंकि पास में भी टोनी स्टॉर्म और डियाना पुराजो इनके बीच में कुछ नहीं हुआ और आगे चलते हुए भी डियाना पुराजो टोनी स्टॉर्म के फ्यूचर के अंदर कहीं पर नहीं आती। जो बातें कहकर टोनी स्टॉर्म यहाँ चली गई, तो अब देखने के लिए मजा आएगा कि आगे चलते उनकी स्टोरी के अंदर क्या होता है। पर इसके बाद हमने डायनामाइट शो पर देखा कि हमें टॉप फ्लाइट एक टैग टीम मैच के अंदर प्राइवेट पार्टी को फेस करती हुई दिखाई दी और गाइस ये एक तरीके से AEW कंपनी की फ्यूचर टैग टीम है, क्योंकि ये चारों ही काफी जबरदस्त और काफी यंग रेसलर्स है। और मानो यहाँ पर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ने एक काफी जबरदस्त मैच दिया है, क्योंकि इस मैच के अंदर टॉप फ्लाइट और प्राइवेट पार्टी दोनों की परफॉर्मेंस काफी बढ़िया रही और हमें दोनों की तरफ से इस मैच के अंदर काफी जबरदस्त हाई फ्लाइंग मूव्स देखने को मिले हैं, जैसा कि हम इन दोनों से एक्सपेक्ट करते ही है। और गाइस फिर एक बार पूरा का पूरा क्राउड भी इस मैच के अंदर काफी इन्वॉल्वमेंट ले रहा था, जो देखकर लग रहा है कि अब AEW का क्राउड यंग स्टार्स के लिए भी तैयार हो चुका है। और ये मैच तो काफी बढ़िया चल रहा था, पर इसी मैच के अंदर आउट ऑफ नोवेयर प्राइवेट पार्टी ने टॉप फ्लाइट पर एक रोल अप पिन कर दिया, जहां पर मार्क क्विन ने रोप्स का सहारा लिया और टॉप फ्लाइट को इस मैच के अंदर हरा दिया। जो मैच एक काफी बढ़िया मैच रहा, पर इस मैच का फिनिश मुझे काफी वियर्ड लगा और इसी चीज को लेकर टॉप फ्लाइट भी काफी नाराज थी कि प्राइवेट पार्टी एक फेयर मैच रेसल करने के बजाय यहाँ पर रोप्स का सहारा लेकर क्यों जीत रही है। पर फिर एक बार प्राइवेट पार्टी टॉप फ्लाइट को इग्नोर कर रिंग छोड़कर चली गई, तो देखना पड़ेगा कि आगे चलते हुए स्टोरी किस तरीके से अनफोल्ड होती है। पर इसके बाद हमें शो पर स्टिंग और डार्बी एलन के लिए एक हाई वीडियो देखने को मिला, जहाँ पर हमें एक तरीके से इन दोनों की एक जर्नी दिखाई गई। पर यहीं पर हमें ब्रीफ टाइम के लिए AEW टैग टीम चैंपियनशिप भी दिखाई गई थी, तो देखना पड़ेगा कि क्या अभी चैंपियनशिप्स के पीछे जाने वाले हैं या नहीं। पर इस सब के बाद फाइनली यहाँ पर टाइम हो चुका था डायनामाइट शो के मेन इवेंट का, जहाँ पर हमें समोआ जो अपनी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप चैलेंजर हुक के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई दे रहे थे। और गाइस यहाँ पर सरप्राइजिंग चीज ये थी कि AEW ने मेन इवेंट मैच एक कमर्शियल फ्री मैच कर दिया था, यानी कि इस मैच के अंदर कोई एडवर्टाइजमेंट ब्रेक नहीं आता, जिस वजह से मैच देखने के लिए काफी मजा आने वाला था। और जैसे ही मैच शुरू हुआ, वैसे ही हुक ने समोआ जो पर काफी तगड़ा अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जिसके अंदर हुक कहीं हद तक कामयाब हुए थे। लेकिन एक टाइम के लिए जब हुक समोआ जो पर रिंग के बाहर टी-बोन सुप्लेक्स लगाना चाहते थे, तो समोआ जो ने इसे रिवर्स कर हुक पर कॉमेडी टेबल के थ्रू ही एक रॉक बॉटम लगा दिया, जो एक काफी खतरनाक मूव थी। और इस बीच कॉमेडी टेबल भी ब्रेक हुआ और यहाँ पर हम देख पा रहे थे कि प्रोबेबली हुक काफी दर्द के अंदर थे, लेकिन समोआ जो हुक से पूछ रहे थे कि क्या हुक यही चाहते थे, और हुक ने समोआ जो को मिडिल फिंगर दिखाई और समोआ जो ने एज ए रिजल्ट एप्रन पर हुक पर एक काफी खतरनाक पावर बम लगा दिया, जिस पॉइंट तक डॉक्टर्स यहाँ पर हुक को चेक कर रहे थे। लेकिन जैसे हुक रिंग के अंदर आए, वैसे यहाँ पर समोआ जो ने हुक पर काफी तगड़ा अटैक कर उन पर अपना फिनिशर मसल बस्टर भी लगा दिया, लेकिन फिर भी हुक ने 1 काउंट पर किक आउट कर दिया, जो देखकर समोआ जो काफी सरप्राइज हुए थे। पर इसके बाद हुक ने इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर समोआ जो पर अच्छे खासे मूव्स लगाए और टी-बोन सुप्लेक्स भी लगाए, जो देखकर लग रहा था कि हुक ये मैच जीतने काफी करीब पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर हुक समोआ जो पर अपना फिनिशर लगाने के लिए जा ही रहे थे, लेकिन समोआ जो ने इसे रिवर्स कर हुक पर अपना फिनिशर कोकिना क्लंच लगा दिया, जिस पॉइंट तक इस मैच के अंदर पूरा का पूरा क्राउड काफी हाइप हो चुका था। लेकिन गाइस यहाँ पर हुक कोकिना क्लंच से नहीं बच पाए और यहाँ पर पास आउट हो गए और एज ए रिजल्ट समोआ जो ने मैच जीत लिया है, जो मैच सच में एक काफी जबरदस्त मैच रहा है। पर यह मैच खत्म करने के बाद जब यहाँ पर समोआ जो बैक से जा रहे थे, तब हमने देखा कि हुक ने फिर एक बार समोआ जो को रिंग के अंदर बुला लिया और कहा कि क्या समोआ जो इतना ही कर सकते हैं, जिस चीज से गुस्सा होकर समोआ जो ने रिंग के अंदर आकर फिर एक बार हुक पर अपना फिनिशर लगा दिया और फिर एक बार समोआ जो रिंग छोड़कर जा रहे थे। पर हमने देखा कि हुक फिर एक बार खड़े होकर समोआ जो को कॉल आउट कर रहे थे और ये देखकर जब फिर एक बार समोआ जो रिंग के अंदर गए, तो इस बार समोआ जो को रोकने के लिए हैंगमैन पेज आ गए और हैंगमैन पेज को देखकर समोआ जो यहाँ से भाग गए। पर हम यहीं पर देख पा रहे थे कि स्वर स्टिटलैंड भी क्राउड में से ये सब चीजें देख रहे थे और ये देखकर समोआ जो यहाँ से बैक से चले गए और हमें यहाँ पर स्वर और हैंगमैन पेज के बीच में भी एक स्टेयर डाउन देखने को मिला। पर आखिरकार हैंगमैन ने यहाँ पर हुक को खड़े होने के लिए मदद की, पर फिर भी हुक ने यहाँ पर हैंगमैन पेज की मदद लेने के लिए मना कर दिया और अपने पैरों पर बैक से चले गए, जो देखकर हम कह सकते हैं कि सच में हुक ने काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। और आज के बाद काफी सारे लोगों को पता चल चुका होगा कि हुक कौन है। और ऐसे इस वीक का शो ऑफ एयर गया, जो शो मुझे तो काफी पसंद आया है, लेकिन आप मुझे कमेंट कर बताइए किस पर आपका क्या कहना है। पर ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video?
Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?